इस वीडियो में कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस दिसंबर 2017 का जो नेट का पेपर था उसके मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिए थे और जनरल एप्टीट्यूड के 1 to 5 क्वेश्चंस कर दिए थे। नाउ 6 to 10 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स सी कैसे क्वेश्चंस थे ये। सिक्स्थ क्वेश्चन वॉज, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन पेपर का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ पे आप ये दिसंबर 2017 का डाउनलोड कर लेना। एंड ऑफिशियल आंसर की भी दे रखी है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ब्लड फ्लोज पर डे थ्रू अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीटिंग 70 टाइम्स पर मिनट। हमें ब्लड फ्लो बताना है, पर डे कितना फ्लो करता है थ्रू अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीटिंग 70 टाइम्स। So the heart beats 70 times per minute and having a relaxed volume जो है relaxed volume heart का वो दे रखा है 110 cc and compressed volume is 70 cc। हमें बताना है कितना ब्लड फ्लो करेगा पर डे में, एक दिन में कितना फ्लो करेगा। ओके, ये है रिलैक्स्ड वॉल्यूम, ये है कंप्रेस्ड वॉल्यूम। टोटल ब्लड कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि रिलैक्स्ड में तो उसमें ब्लड चला गया, पूरा ब्लड फिल्ड है। कंप्रेस्ड में जब हमने एक्सेल किया तो सारा ब्लड वापस चला गया। रिलैक्स्ड में तो सारा ब्लड हार्ट के अंदर ही है, देन कंप्रेस्ड में सारा ब्लड बाहर चला गया। दोनों का वॉल्यूम दे रखा है। कितना ब्लड फ्लो करेगा वो हो जाएगा, ब्लड फ्लोइंग पर बीट, एक बीट में कितना फ्लो ब्लड करेगा वो हो जाएगा इसका डिफरेंस। ठीक है, रिलैक्स्ड वॉल्यूम कितना है, कंप्रेस्ड वॉल्यूम मिला है, इससे पता चल जाएगा कितना ब्लड फ्लो कर रहा है एक बीट में। एक बीट में फ्लो करेगा 110 - 70 cc, दैट विल बी 40 cc। 40 cc फ्लो कर रहा है ब्लड पर बीट पे। हमें एक मिनट का दे रखा है। एक मिनट में कितना फ्लो करेगा, एक मिनट में हमें पता है 70 बीट्स हैं, 70 बीट्स दे रखा है। हार्ट 70 टाइम्स बीट करता है। कितना ब्लड फ्लो करेगा एक मिनट में, 70 × 40 cc, क्योंकि एक बीट में 40 cc कर रहा है तो 70 बीट में 70 × 40 हो जाएगा एंड दैट विल बी 2800 cc। 1 आवर में कितना करेगा एक घंटे में, दैट विल बी 60 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2800 × 60 cc। नाउ एक डे में बताना है हमें, एक दिन में कितना ब्लड फ्लो करता है टोटल। दैट विल बी 2800 × 60। ये तो आवर में हो गया और इसको डे में, एक डे में 24 आवर्स होते हैं तो × 24 cc। नाउ ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है हमें, और हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें वो दे रखे हैं सारे लीटर्स में। हम लीटर्स में निकालेंगे, लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब को। हमें पता है 1 मीटर क्यूब, ये हमेशा याद रखना है आपको एक चीज़, ये 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, ये यूनिट याद रखनी है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। एक लीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। एंड हमें पता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। एक मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएंगे, ये 10⁻² सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको यहीं पुट कर देते हैं। 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब एंड वो है 10⁻³ लीटर। 1 लीटर कितना हो जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मैंने सीसी में लिख दिया। हमें सीसी को कन्वर्ट करना है। 1 सीसी हो जाएगा 10⁻³ लीटर। ठीक है, इसमें सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। ये लीटर में आ जाएगा और नीचे सीसी, सीसी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ओके, बस यही कन्वर्जन लगानी थी। ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये जो बच जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 4032 लीटर्स, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली पूछा है। ये 4000 लीटर के अप्रोक्स होगा, जो ऑप्शन में सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है, सेकेंड ऑप्शन है 4000 लीटर। ठीक है, एग्जैक्ट यही होगा बट अप्रोक्सीमेटली पूछा, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वन। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं पता आप इस क्वेश्चन को स्किप ही करो तो ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो इसमें दे रखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एन एक्सट्रीमली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज डबल्ड। सो मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा होता है, HCl, ठीक है, एंड इन एन एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन, सो इसे हमने डबल कर दिया, एग्जैक्टली डबल कर दिया। तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, जो नाउ इसमें पूछा द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, सो pH पूछा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, ठीक है, एंड pH हमें पता है, pH का जो डेफिनेशन होती है pH की, वो होती है माइनस ऑफ लोगैरिथम ऑफ, लोगैरिथम बेस 10 वाला होता है, ये नेचुरल लोगैरिथम नहीं होता, बेस 10 वाला होता है, माइनस ऑफ लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। सो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होती है। सो इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसमें जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। सो सिंस मोल फ्रैक्शन हमने डबल कर दिया है, मोल फ्रैक्शन वही होता है नंबर ऑफ जितने मोल्स हैं इसमें इसके HCl के। सो अगर हम मोल फ्रैक्शन डबल करते हैं तो सिंपली बस इसकी कंसंट्रेशन डबल हो जाती है। सो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है हमने वो डबल कर दिया, एग्जैक्टली डबल कर दिया। नाउ हमसे pH पूछा है अब कितना होगा। सो इनिशियली हम ले लेते हैं कि pH इतना है माइनस log 10 H पॉजिटिव आयन। सो इसको हम ले लेते हैं कोई क्वांटिटी x pH था पहले। नाउ जो फाइनल pH होगा आफ्टर डबलिंग, फाइनल pH, सो आफ्टर डबलिंग जब हमने डबल कर दिया कंसंट्रेशन तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log टू द बेस 10 2H पॉजिटिव, क्योंकि ट्वाइस हो गया कंसंट्रेशन, सो 2H पॉजिटिव लिख दिया, एंड इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लोगैरिथम ऑफ log A इंटू बी है, सो ये हो जाएगा log A प्लस बी। सो लोगैरिथम ऑफ, सॉरी ये तो मैंने डबल बार ही लिख दिया, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ H पॉजिटिव, ओके, एंड माइनस ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस 10 क्या होता है 0.301 होता है, एंड प्लस यहाँ पे है log टू द बेस 10 H पॉजिटिव, एंड ये हमने एज्यूम किया था, इसकी वैल्यू x एज्यूम करी थी माइनस ऑफ इसकी। सो अभी मैं इसको ऐसे का ऐसे ही लिख रहा हूँ, log टू द बेस 10 H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ओके। नाउ इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 0.301 माइनस log टू द बेस 10, सो नेगेटिव में अंदर ले गया। नाउ ये हो जाएगा, सो ये पूरी क्वांटिटी x है, सो ये हो जाएगा x, एंड ये है माइनस में माइनस ऑफ 0.301, ओके। सो ये आ गया हमारे पास फाइनल pH की वैल्यू। सो इनिशियली अगर x थी तो माइनस हो जाएगा, सो pH क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सो pH इज रिड्यूस्ड देन इट्स इनिशियल वैल्यू, ओके। सो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं अप्रोक्सीमेटली डबल, अप्रोक्सीमेटली हाफ। सो हाफ और डबल नहीं होगा, अगर मोल फ्रैक्शन डबल हो रहा है सो ये डबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लोगैरिथम का एक फंक्शन है, ओके। सो ये डबल या हाफ नहीं होगा, इट विल बी रिड्यूस्ड, फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है। सो इसका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बार चार्ट वाला है। The bar chart above shows the number of seats won by 4 political parties A, B, C and D. Which party won the largest proportion of seats it contested? So largest proportion of seat बतानी है जो उसने जिस पे उसने contest किया, जो ठीक है, largest proportion of seat. So जिस पार्टी ने, which party won the largest proportion of seat it contested. Now हम सब धीरे धीरे सबका देखते हैं. So this is 8th question. सो पहले पार्टी ए का देख लेते हैं, ए क्या कितना है, ठीक है। सबसे पहले ए का देखते हैं। सो ए ने ना इसमें जो डार्क करा हुआ है वो है कितनी सीट्स उसने वोन की हैं, और ये जो लाइट वाला है वो है कितनी सीट लॉस्ट है। सो टोटल जो होगा वो होगा जितनी सीट पे उसने कंटेस्ट किया। सो अगर इसका वो देखेंगे, हम रेशियो देखेंगे कि विनिंग परसेंटेज क्या है, हम निकालेंगे इसकी विनिंग परसेंटेज क्या है। विनिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सीट्स वॉन, कितनी सीट्स जीती हैं उसने, बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिस पे उसने कंटेस्ट किया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इट कंटेस्टेड, ठीक है, इनटू 100%, ठीक है, यही हो गया। सो इसमें सबसे पहले ए का देख लेते हैं। सो ए ने टोटल 150 सीट्स में कंटेस्ट किया, सो 150 एंड कितनी जीती हैं 100 सीट्स। सो इसकी परसेंटेज अगर हम निकालेंगे इनटू 100% कर देते हैं,
सो डैट विल बी 66.6% के आसपास आएगा। एंड बी के लिए देखते हैं क्या होगा। बी ने अप्रोक्सीमेटली 70 सीट्स पे कंटेस्ट किया एंड कितनी सीट्स जीती हैं, अप्रोक्सीमेटली 58 के आसपास है ये, 58 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 58 के आसपास है, ठीक है। तो इंटू 100% कर दो, सो ये नियरली 80% या 82% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी के लिए देख लेते हैं, सी का देखते हैं। सो सी ने अप्रोक्सीमेटली 100 सीट पे कंटेस्ट किया एंड कितनी सीट्स वोन की हैं, 72 के आसपास है। सो 72% हो गया इसका। एंड डी का हो जाएगा, डी ने कंटेस्ट किया 40 सीट्स में एंड 20 सीट्स जीती हैं, सो इसका 50% हो जाएगा, ठीक है। सो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स जिसने वोन की हैं, विच पार्टी वोन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स इट कंटेस्टेड, सो वो हो जाएगा बी के लिए। बी ने सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स जीती हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर, क्योंकि इसका 80% के आसपास आ रहा था, अप्रोक्सीमेटली 82 है, ठीक है। सो लार्जेस्ट बी हो जाएगा, सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज, सो ये एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। सो इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर बताना है। सो फर्स्ट में दे रखा है ये 17, 15 और 8। नाउ इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सीक्वेंस बनेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। सो आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में 8, 17, 15। सो इसमें एक रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, मेजर है। आप इस क्वेश्चन को एक रिलेशन की तरह देखो, कोई रिलेशन ढूंढो इन नंबर्स में, क्या होगा रिलेशन, ठीक है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, या फिर डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें तीन तो दे ही रखे हैं। सो आप उसमें उन सब में देखो कि क्या रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे है 12, 13 और 5 एंड लास्ट में है 25, 24, 7, ठीक है। सो मेरे को तो देखने से ही पता चल गया था कि इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। ये एक ट्रिपलेट दे रखा है, स्क्वायर, जो 2 नंबर का स्क्वायर है वो थर्ड के इक्वल है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 12, 5, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर वो होता है 144 प्लस 25, डैट विल बी 169। सो ये होता है 13 का स्क्वायर और 13 यहाँ पे दे रखा है। ऐसे ही 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर। ऐसे ही 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर वो होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। सो ऐसे ही दे रखा है। सो लास्ट वाला जो दे रखा है हमें वो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 41 है। सो यहाँ पे हम x ले लेते हैं इसे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर जो है वो होगा 41 के स्क्वायर के इक्वल। सो ये होगा 41 के स्क्वायर के इक्वल। सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, एंड 41 का स्क्वायर होता है 1681 एंड 40 का स्क्वायर होता है 1600 एंड दैट विल बी 81, और 81 का अंडर रूट करेंगे तो वो होता है 9। सो x आ जाएगा 9। सो यहाँ पे आएगा 9। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 9। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। When Ramesh was at 10th क्वेश्चन है ये। When Ramesh was at the age of 8 years, he hammered a nail into a large tree to mark his height. So एक large tree है, उसने उस पर एक नेल लगा दिया, ठीक है, ब्रांच या उसकी ट्री पे। He hammered a nail into a large tree to mark his height. So इसने यहाँ पे एक नेल लगाया यहाँ पे जितनी उसकी हाइट थी। एंड इफ़ द ट्री ग्रोज 2 सेंटीमीटर पर ईयर, सो ये ट्री जो है वो 2 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ग्रो हो रहा है। हाउ मच हाइयर वुड द नेल बी आफ्टर 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स के बाद बताना है। 2 सेंटीमीटर पर ईयर्स हाइट से तो इसका ये रेट है ग्रोथ का, एंड हमें बताना है नेल कितना ऊपर तक जाएगा 5 ईयर्स के बाद। सो इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल यही लॉजिक लगेगा कि जो एक लार्ज ट्री होता है, क्योंकि इसमें लार्ज ट्री दे रखा था, अगर एक प्लांट सिंपल प्लांट दे रखा होता तो उसके इसमें अलग होता। अगर लार्ज ट्री दे रखा है, लार्ज ट्री जो होता है वो हमेशा अपनी ब्रांचेस से ग्रो करता है, मतलब ऊपर से ग्रो करता है। इट ऑलवेज ग्रोज फ्रॉम द अपर पार्ट और ब्रांचेस से, यहाँ से ग्रो करता है। कभी भी नीचे वाले
ट्रंक से ग्रो नहीं करता। ओके, सो उसने जब अपनी हाइट मेजर करी तो ऑब्वियसली उसने यहाँ पे कहीं पे मार्क करा है उसके ट्रंक पे। सो लार्ज ट्री ऑलवेज ग्रोज फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। ठीक है, सो नेल की जो पोजीशन है वो सेम रहेगी, नेल विल रिमेन एट द सेम हाइट। ठीक है, सो नेल अपनी सेम हाइट पे रहेगा इवन आफ्टर 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स, जितने भी साल दे दे, 15 ईयर्स के बाद भी नेल यहीं का यहीं रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर बोल देता प्लांट है, लार्ज ट्री की जगह प्लांट बोल देता, तो प्लांट के केस में होता है कि वो पूरा ग्रो होता है, क्योंकि शुरू से अगर ट्री ग्रो हो रहा है सो वो पूरा ग्रो होगा नीचे से ऊपर तक, मतलब हर जगह से ग्रो होगा। लेकिन जो एक लार्ज ट्री है उसमें सिर्फ वो ऊपर से अपनी ब्रांचेस से ग्रो होता है, यहाँ से ग्रो नहीं होता। ओके, सो इसमें सिंपल यही लॉजिक लगना था। सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 0 हाइट हाइयर। ओके, सो यही ऑफिशियल आंसर की में भी ये आंसर दे रखा था। ओके, सो थैंक यू।